जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो आप सभी का M2 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। और चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 2 NCERT बुक, है ना। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, क्लास 10 साइंस मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आज हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। हम लोग इसमें वैसे पढ़ने वाले हैं जो इसमें हम लोग 10 से 12 प्रश्न पढ़ेंगे, जिसमें से बिहार बोर्ड में प्रश्न आएगा। यहीं से आपके प्रश्न आएगा, जहाँ से हम पढ़ाएंगे वहीं से प्रश्न आएगा। जहाँ से आप पढ़िएगा, आप जो आप पढ़िएगा बिहार बोर्ड में वही वाला आएगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, है ना। बहुत मस्त VVI प्रश्न यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। और फिजिक्स वाला है ना, पता तो है ही, दिख ही रहा है। तो चलिए हम लोग आज चलते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, है ना। तो देखिए, उससे पहले एक बात आता है, एक बात है, कहता है कि जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, और कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, है ना। जीतेंगे हम वादा करो और कोशिश बहुत ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, है ना। क्या कहता है कि जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। इसलिए आप लोगों ने मजबूत को इतना इरादा कर लीजिए, इतना उसको पक्का कर लीजिए, है ना, ताकि जो आप सोचे होंगे थे वो आप क्या करेंगे, जीतेंगे। मतलब जो आप वादा किए थे वो जीतेंगे ही जीतेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग अब चलते हैं, है ना, अपने प्रश्न की ओर। ये देखिए, पहला प्रश्न दिख रहा होगा, है ना। तो पहला प्रश्न कहता है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण किस लेंस से होता है। तो वही जानते हैं। कहता है निकट दृष्टि की वस्तुओं को स्पष्ट दिखना, परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं दिखना ही निकट दृष्टि दोष कहलाता है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। कहता है कि इसका निवारण अवतल लेंस के चश्मे से होता है। इसका निवारण जो होता है वो अवतल लेंस के चश्मे से होता है ना। यहाँ से देखिए, हम बताए थे कि निकट दृष्टि दोष, है ना, याद रखेंगे बात को लेकर के, निकट दृष्टि दोष, है ना, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं जी, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर पूछ रहा है दूर दृष्टि दोष, है ना, क्या पूछ रहा है, अगर पूछ दे कि दूर दृष्टि दोष में हम लोग किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो इसमें बोलेंगे हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। तो इसमें एक ट्रिक बताए थे कि 3 के 4 और 2 के 3, है ना, 3 के 4 और 2 के 3 याद रखेंगे इसे सबसे ज़बरदस्त तरीका से, है ना, कभी भी इसे नहीं भूल सकते हैं। इसीलिए आता है बोर्ड में कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का व्यवहार हम लोग करते हैं, किस लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं, तो बोलना है अवतल लेंस का। अब अगर बात कर रहा है कि दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का हम लोग व्यवहार करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, तो बोलना है उत्तल लेंस का, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए, है ना। अब देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, देखिए एकदम जबरदस्त प्रश्न है ना। कहता है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, मतलब कि क्या है, इसका अर्थ बताना है। क्वेश्चन देखिए पूछा गया बिहार बोर्ड में, है ना। तो 25 में ही पूछने का संभावना बन जाता है, क्योंकि संभावना भी है, क्योंकि भाई पूछा है। आपको पता है ना कि अब देखिए बिहार बोर्ड जो एग्ज़ाम जो ले रही है, वो जो हो रहा है ना, वो एग्ज़ाम में क्या है ना कि अब प्रश्न अधिकांश वही वाला आ रहा है जो पूछा गया है क्वेश्चन बैंक में, है ना। अधिकांश क्वेश्चन 95% प्रश्न वही वाला है जो क्वेश्चन बैंक में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। बहुत कम नया नया प्रश्न आ रहा है, इसलिए जितना भी हो सके आप लोग क्वेश्चन बैंक भी, है ना, और क्वेश्चन बैंक से भी हम पढ़ाएंगे कुछ दिन बाद, तो आप लोग भी प्रयास करें पढ़ने का, थोड़ा सा मेहनत करें, है ना। देखिए पहला प्रश्न है, कहता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का क्या अर्थ है।
कहता है कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर आपने विभिन्न अवयवों को विभाजन हो जाता है। आपको पता है कि श्वेत प्रकाश ई क्या है, एक श्वेत प्रकाश है। यहाँ देखिए एक श्वेत प्रकाश आ रही है ना, श्वेत प्रकाश की बात कर रहा, श्वेत प्रकाश है ये वाला। और कहता है कि भीतर से होकर और प्रिज्म, ये देखिए प्रिज्म है, एक क्या दिख रहा है, एक प्रिज्म है, एक है ना, एक क्या है ना प्रिज्म है। तो कहता है प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर प्रकाश क्या होता है, सब बिखरा जाता है, मतलब अलग अलग रंगों में कुछ होता है, विभक्त जाता है। जैसे देखिए यहाँ अंदर से प्रकाश आ रही है ना, तब अंदर से प्रकाश क्या हो, देखो सभी क्या हो गया, विभाजन हो गया। विभाजन कहने का मतलब क्या हो गया, वो बिखर गया, अलग अलग वो हो गया, है ना, ये इसमें हो गया। तो कहता है कि श्वेत प्रकाश के विभाजन की प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखिए बात इसमें क्या है, समझ में आ रहा है ना, कि श्वेत प्रकाश के विभाजन की जो प्रक्रिया है, देखिए श्वेत प्रकाश की विभाजन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, है ना। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, तो बोले हैं कि जब प्रकाश कहाँ पड़ता है, प्रिज्म पर जब पड़ता है तो फिर प्रकाश क्या होता है, भीतर से बाहर आन करके बिखर जाता है ना। इसलिए इस बात को लेकर के याद रखेंगे कि श्वेत प्रकाश के विभाजन की प्रक्रिया को, है ना जी, बार बार हम कह रहे हैं, श्वेत प्रकाश के विभाजन की प्रक्रिया को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ना। चलिए अब फटाफट अब आगे बढ़ा जाए। दूसरा प्रश्न में कहता है, अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष से आप क्या समझते हैं, है ना। इंद्रधनुष से आप क्या समझते हैं। कहता है कि सूर्य की किरणों का वर्षा की बूंदों द्वारा वर्ण विक्षेपण के कारण आकाश में अर्धवृत्तीय सतरंगी पट्टी दिखाई देती है ना। सही बात है, आकाश में क्या दिखाया जाता है कि अर्धवृत्तीय, मतलब आधा दिखा देता है, अर्धवृत्तीय, यहाँ देखिए बताते हैं, है ना, जैसे कि आधा देखिए अर्धवृत्त देखो दिखा दे रहा है ना, इसी के ये वाला क्या दिखा दे रहा है, इंद्रधनुष है। तो अर्धवृत्तीय कहने का मतलब आधा वृत्त नहीं दिखाई दे रहा है ना, दिखाई कैसे दे रहा है, तो आधा वृत्त के जैसा ही दिखाई दे रहा है। तो इसमें आप बात कहता है, इसमें क्या कि अर्धवृत्तीय सतरंगी, देखिए इसमें जो देख रहे हैं इसमें 7 रंग है, इसमें कितना रंग दिख रहा है, 7 रंग इसमें दिख रहा है ना। और कहता है क्या कि जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। देखिए इंद्रधनुष हम लोग किसे कहते हैं, तो सूर्य के किरणों का वर्षा की बूंदों द्वारा, सूर्य के किरणों को वर्षा की बूंदे द्वारा, है ना, वर्ण विक्षेपण के कारण आकाश में अर्धवृत्तीय सतरंगी पट्टी दिखा देता है, उसको क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। कहता है कि ये 2 प्रकार की होती है, एक प्राथमिक एवं द्वितीयक। अब यह आकाश में बना प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, ये जो बनता है आकाश में, ये जो बनता है आकाश में, ये प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है ना, एक किसी ने बनाया नहीं है, अपने से बनता है, प्राकृतिक है ना। तो देख रहे हैं जो कि कितने रंग में फैली हुई है, 7 रंग में फैली हुई। ये कैसी है, तो वह अर्धवृत्ती है, मतलब आधा वृत्त दिख रहा है ना। तो बस समझ में आ रहा, देखो उसको वो क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। देखिए होंगे जब वर्षा जब होती है ना, जैसे कि अभी कौन महीना चल रहा है, जुलाई अगस्त ला, देखेंगे अगस्त में इसका जब वर्षा के समय इसका क्या बनता है, ये वाला इमेज बनता है वर्षा के समय, है ना। तो वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष बोलते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहता है, दृष्टि दोष क्या है ना। तो हम लोग समझेंगे कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दृष्टि दोष क्या है। तो आइए समझते हैं दृष्टि दोष क्या है। तो दृष्टि दोष में कहता है कि नेत्र से बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता को खो देने को दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टि दोष। देखिए दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो बोलेंगे क्या कि नेत्र से बहुत दूर स्थित या निकट स्थित, या तो वस्तु दूर में स्थित या तो वस्तु निकट में स्थित, मतलब निकट के मतलब नज़दीक में अगर स्थित है तो उसे क्या है, वस्तु को स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है ना। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। तो रेटिना पर बनने की क्षमता जो होता है वो क्या करता है, खो देने को क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। कहता है मानव नेत्र में दृष्टि दोष 3 प्रकार के होता है। मानव नेत्र में दृष्टि दोष 3 प्रकार के होता है। पहला निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और फिर जरा दृष्टि दोष। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं ना। कौन कौन, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष।
है ना। देखिए निकट, दूर, जरा दृष्टिदोष, जरा दूरदर्शिता होता है, वही है जरा दूरदर्शिता। अब चलिए आगे बढ़ा जाए, है ना। लेकिन देखिए बहुत अति इम्पोर्टेंट बात है ये वाला, ठीक है। एकदम इसको है ना, इसको गाढ़ बांध लीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दृष्टि दोष क्या है। बस समझ में तो हम बता रहे हैं बार बार कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, 2-3 प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता, है ना। चलिए कंप्लीट है, आगे बढ़ाया जाए। अगला प्रश्न में कहता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, समझाएं। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं समझाएं, तो आइए हम लोग समझते हैं। कहता है इसमें कि तारे की टिमटिमाहट उसके प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है और हवा की परतों का घनत्व बदलते रहने के कारण तारे से चलने वाले प्रकाश की किरणें इस परत से कुछ हो जाती है, अपवर्तित होकर और अपने मार्ग से कभी कम विचलित तो कभी अधिक विचलित होती है। इससे आँखों में प्रकाश की सभी कम पहुँचता है। इससे क्या होता है कि आँखों में प्रकाश कभी कम भी पहुँचता है ना, तो कभी अधिक, जिससे तारे टिमटिमाते नजर आता है। देखिए तारे टिमटिमाते नजर क्यों आता है, तो क्योंकि तारे का जो प्रकाश है ना, वो आँखों तक कभी अधिक पहुँचता है तो कभी कम पहुँचता है। इसी की वजह से देखे होंगे कि तारे जो है वो टिमटिमाते नजर कब आता है, दिन में नहीं, रात में आता है। तो आखिर रात में आता है तो दिन में क्यों, क्योंकि दिन में सूर्य के प्रकाश ही इतना होता है कि मत कहिए, है ना। और रात में सूर्य के प्रकाश नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि स्टार जो है, तारा जो है, उसका खुद प्रकाश होता है ना। इसे देखते हो कभी कभी रात में क्या होता है ना कि तारे देखेंगे ध्यान से, जैसे कि अगर उसको देखेंगे तारे को ध्यान से, तो कभी छोटा दिखाई देगा, कहीं बड़ा दिखाई देगा, कहीं भी छोटा तो कहीं बड़ा दिखाई देगा, ऐसा होता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, तो क्योंकि उसका जो प्रकाश है ना वो आँखों तक कभी कम पहुँचता है कभी अधिक पहुँचता है, कभी कम पहुँचता है तो कभी अधिक पहुँचता है। कारण यही वाला होता है कि हम लोगों के तारे टिमटिमाते नजर आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब अगला प्रश्न है कि दूरदृष्टि से आप क्या समझते हैं, दूरदृष्टि से आप क्या समझते हैं। तो इसमें प्रश्न कहता है दूरदृष्टि से आप क्या समझते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार है। तो दूरदृष्टि दोष कहता है कि इस दोष के व्यक्ति को दूर की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु समीप के मतलब होता है निकट, तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। देखिए दूर में बोलेंगे दूरदृष्टि दोष क्या है, तो बोलेंगे कि जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो उसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। कहता है कि इसका कारण यह है कि समीप वस्तुओं को प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बांधता है, और इसका कारण क्या है कि निकट की जो वस्तु होता है वो रेटिना के पीछे बांधता है। निकट को जो होता है वस्तु कहाँ बांधता है, तो रेटिना के पीछे बांधता है ना। समीप में वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ बनता है, देखो अगर जो वस्तु अगर निकट में है उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। हम बार बार कह रहे हैं, वाला बोर्ड में आता है, ये वाला ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न है ना, कि अगर जब वस्तु अगर जब निकट में है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो बोलेंगे क्या कि रेटिना के पीछे बनेगा, है ना, रेटिना के पीछे बनता है। कहता है कि दूरदृष्टि दोष के कारण क्या है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि दूरदृष्टि दोष के कारण जो है, इसका कारण क्या है। तो देखिए कारण में है, इसका कारण है कि नेत्र गोलक का छोटा होना। दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है, कारण है कि नेत्र गोलक का छोटा होना और आँख के क्रिस्टलीय लेंस का पतन होना या इनकी फोकस दूरी का अधिक हो जाना, और बच्चों में यह रोग प्रायः नेत्र गोलक का छोटा होने के कारण ही होता है। और दूरदृष्टि दोष के दूर करना, इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या का उपयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। कहता है कि इसका प्रयोग किया जाता है और इस लेंस का प्रयोग से निकट बिंदु आने वाले प्रकाश की किरणें किसी दूर के बिंदु से आती प्रतीत होती है तथा समीप की वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगता है, और इसलिए निकट की वस्तु क्या होता है, स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो क्यों, तो क्योंकि प्रकाश की किरणें किसी दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इसलिए हम लोग को निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, ठीक है। हो गया ये वाला। ये लेकिन बात को लेकर याद रखेंगे आप
कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, है ना। चलिए बहुत अच्छा, अब आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें क्या कहता है, यहाँ तक ठीक है ना। इसमें कहता है प्रश्न में कि स्पेक्ट्रम क्या है। स्पेक्ट्रम क्या है, तो कहता है कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, जब श्वेत प्रकाश, एक देखिए ये एक प्रिज्म है, ये एक प्रिज्म है ना। अब यहाँ से एक श्वेत प्रकाश गुजार रहे हैं, यहाँ से क्या हो रहा है कि एक श्वेत प्रकाश को क्या कर रहे हैं ना हम लोग, गुजार रहे हैं। और कहता है कि प्रिज्म से होकर गुजरती है तो पर्दे पर फोकसित विभिन्न रंगों में पट्टी स्पेक्ट्रम कहलाता है। देखिए क्या होता है ना, प्रिज्म में क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, ये देखिए है ना, इसमें क्या होता है कि जब श्वेत प्रकाश है ना, कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है ना, किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो क्या होती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यहाँ देखिए 7 रंगों में क्या हो गया, विभक्त हो गया, है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे खुद कह रहा है स्पेक्ट्रम कहते हैं उसी पट्टी को, है ना, जो रंग में जो हो गया मतलब विभक्त। अब दूसरे शब्दों में क्या कहता है कि श्वेत प्रकाश की वर्ण विक्षेपण से प्राप्त प्रकाश की रंग पट्टी स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो इसको याद रखेंगे क्या, कि वर्ण विक्षेपण से प्राप्त प्रकाश की रंगीन पट्टी को, है ना, श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से प्राप्त, क्योंकि श्वेत प्रकाश से ही तो हो रहा है ना, श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के प्राप्त प्रकाश की रंगीन पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ा जाए। अब देखिए कहता है कि वर्ण विक्षेपण क्यों होता है, चित्र के साथ वर्णन करो, वर्ण विक्षेपण क्यों होता है। तो भाई इसमें कहता है कि कांच में प्रकाश की विभिन्न वर्णों की चाल विभिन्न होती है, और कांच में प्रकाश के विभिन्न वर्णों का चाल अलग अलग होता है। इसी कारण उनके लिए कांच का अपवर्तनांक जो होता है अलग अलग होता है। जैसे कि लाल की अपेक्षा बैंगनी का वर्णक प्रकाश की चाल कम होता है। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है कि लाल की अपेक्षा बैंगनी वर्ण की प्रकाश की चाल कम होता है, जिसके कारण अपवर्तनांक अधिक होता है। चूँकि अपवर्तनांक अलग अलग होता है, इसलिए उनका विलयन भी अलग अलग होता है। अब इसीलिए वो वर्ण विक्षेपण होता है, इसलिए वो क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है ना। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। जैसे देखिए ये हो गया क्या है, वर्ण विक्षेपण है। ये क्या है, वर्ण विक्षेपण है। क्या दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये क्या है, वर्ण विक्षेपण है। यहाँ से क्या आ रहा है, एक श्वेत प्रकाश आ रहा है, और प्रिज्म पर क्या हुआ, पड़ा, और बाद पढ़ने के बाद क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। देखिए 7 रंग में क्या हो रहा है, विभक्त हो रहा है ना। अब आइए अगला प्रश्न में है। अगला प्रश्न है टिंडल प्रभाव क्या है। जानेंगे कि अभी टिंडल प्रभाव क्या होता है। तो कहेंगे कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। पृथ्वी की चारों ओर क्या है ना, वायुमंडल है ना, जिसमें धूल कण, जल वाष्प आदि उपस्थित है। आपको पता है कि पृथ्वी की चारों ओर तो वायुमंडल है, लेकिन इसी वायुमंडल में जल वाष्प, धूल कण पूरा मतलब है ना है, और आदि। कहता है कि सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी विसरण भी है। जबकि प्रकाश की किरणें पुंज ऐसे सूक्ष्म कणों को टकराता है जो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है, और इन कारणों से विसरित प्रकाश परावर्तित होकर के हमारे पास तक पहुंचती है, और कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। देखिए कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की क्या होती है, प्रकीर्णन, मतलब कि प्रकीर्णन मतलब कहीं कहीं प्रकाश कुछ होती है वो फैल जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं, है ना। जैसे में धूल या धुएं से भरे कमरे में किसी छिद्र से प्रवेश करने वाले प्रकाश पुंज को, कणों को उड़ते हुए देखना। जैसे देखिए आप लोग कभी देखे होंगे ना कि ये घर में देखे होंगे कभी आप लोगों ने कि धूल धुएं से भरे कमरे, अगर कोई कमरे अगर भरा हुआ है तो कभी देखे होंगे ना कि घर में किसी तरीक़ा से बाहर से एक प्रकाश आती है सूरज का, घर में है ना, बाहर से एक प्रकाश आती है। देखिए कभी देखे होंगे ना घर में कि एक घर में क्या होता है ना कि एक प्रकाश मारता है अंदर में, है ना। तो जब प्रकाश मारता है अंदर में, लाइट जब आता है तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारा धूल कण दिखत रहता है। उसमें क्या दिखता है, धूल कण दिखता है। उसमें क्या दिखता है, धूल कण दिखता है।
बाहर से जैसे कि अगर माने अगर कहीं छिद्र है मकान में क्या अगर कहीं छिद्र है तो बाहर से लाइट मारता है अंदर में कमरे में, तो उसमें देखेंगे तो उसमें क्या है कि बहुत सारा धूल कण उड़ता हुआ दिखाई देगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। टिंडल प्रभाव हम लोग उसी को बोलते हैं, टिंडल प्रभाव हम लोग उसी को बोलते हैं। ठीक है, टिंडल प्रभाव। ठीक है, अब आगे आइए। कहता है कि घने जंगलों के बितान से सूरज की किरणों को गुजरना। अब देखो कभी कि घना जंगल, देखो बहुत घना जंगल है और वहाँ पे क्या होती है कि प्रकाश की किरणें गुजरती है, तो वहाँ भी क्या है, टिंडल प्रभावी है। वहाँ भी क्या है, टिंडल प्रभावी है। अब कहता है कि जंगल के कुहासे में जल सूक्ष्म में बिंदु द्वारा प्रकाश की प्रकिरण होती है, वो भी क्या है, टिंडल प्रभाव। अब कहता है कि रेलवे का सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो भाई कहता है कि रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है, रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और लाल रंग की दूरी से भी साफ साफ दिखा कम होता है कि अधिक होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और लाल रंग की अधिक दूरी से भी साफ साफ दिखाई पड़ जाता है। इसीलिए क्या है, उसका सिग्नल देखो, आप लोग कभी देखे होंगे ना कि रेलवे लाइन वन में क्या होता है, सिग्नल में उसका प्रकाश लाल रंग का, जैसे देखिए ये लाल रंग का होता है। तो लाल रंग का क्यों होता है, तो क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है ना। क्योंकि मतलब कि दूरी से भी उस लोग उसको देख सकता है, इसलिए क्या होता है, वो लाल रंग मतलब उसको सिग्नल दिया जाता है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसमें क्या है, ठीक है, कहता है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर है, जो हम लोग पीछे पढ़े हैं वही वाला। तो निकट दृष्टि दोष में कहता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक होता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक होता है और नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, और इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और कहता है कि इसमें दूर में कहता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होता है। देखिए दूर में क्या होता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होता है, लेकिन निकट में क्या होता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक होता है, लेकिन नेत्र गोलक का छोटा होता है। जबकि दूर में क्या होता है, छोटा, लेकिन निकट में क्या होता है, नेत्र लेंस लंबा, नेत्र गोलक क्या होता है, लंबा होता है। लेकिन अब कह रहा है दूर में इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, लेकिन निकट दृष्टि दोष को हम लोग दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो बाकी आज के लिए इसमें इतना रहेगा, बाकी आप लोग को मिलते रहेंगे हम अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।